नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ नेता होते हैं या बल्कि कहें कि जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लगता है शुरुआती दिनों में कि बहुत बड़े सितारे बन सकते हैं या अपने फील्ड में बड़ा नाम कमा सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन दरअसल वो कहीं पहुंचते नहीं, कहीं जा नहीं पाते। ऐसे 7 नेताओं की बात करने जा रहा हूँ जो इन 7 नेताओं में से सब युवा नेता हैं। अब भी जो है ये 50-55 के नीचे के ही उम्र के नेता हैं। तो पहला नाम इस श्रेणी में आता है राज ठाकरे का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे। जब तक शिवसेना में थे बाला साहब के साथ थे, जिस तरह से बोलते थे, जो अंदाज़ था, राजनीति का जो अंदाज़ था, उस सब से लगता था कि दूसरा बाला साहब ठाकरे आ गया है। अब राज ठाकरे जो है के अलावा उनकी जगह और कोई ले नहीं सकता है। ये शिवसेना में भी चर्चा थी, शिवसेना के बाहर भी, और ये माना जाता था कि ये जिस तरह की राजनीति बाल ठाकरे और शिवसेना करते हैं उसके लिए इससे अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जो है अपना सक्सेसर मिल गया है बाला साहब ठाकरे को। लेकिन बाला साहब ठाकरे के मन में कुछ और था। उन्होंने अपनी विरासत के लिए अपने बेटे को चुना, उद्धव ठाकरे को। जब ये स्पष्ट हो गया राज ठाकरे को तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद अपनी पार्टी बना ली। आज इतने सालों में वो न 3 में है न 13 में। महाराष्ट्र की राजनीति में वो हाशिए पर हैं। जब तक बीच बीच में केवल ठाकरे सरनेम होने के कारण उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई बुला लेता है बातचीत के लिए, कभी कोई बड़ा नेता चला जाता है उनके घर, तो वो चर्चा में बने रहते हैं, बस इतना है। बाकी ज़मीन पर उनका कोई आधार नहीं है। विधानसभा चुनाव में 2-3 विधायक जीत गए, 4-5 कॉरपोरेटर जीत गए, इससे ज़्यादा की उनकी हैसियत नहीं है। तो महाराष्ट्र की ही जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे भी कम हैसियत है राजनीतिक राज ठाकरे की। तो क्या पोटेंशियल था, क्या दिखाई देता था और क्या दरअसल निकला, इससे ये बात एक बात जो है इन सब लोगों पर लागू होती है ये, कि जो पोटेंशियल दिखाई देता है जब तक वो रियलाइज़ ना हो और जब तक उसकी परीक्षा ना हो, और परीक्षा कब होती है? संकट के समय, मुश्किल की घड़ी में, तब तक पता नहीं चलता कौन कितने पानी में है। वो कहते हैं ना कि जब तक बोले नहीं तब तक कोयल और कौवे में फ़र्क पता नहीं चलता है। इसी तरह से नेता जब तक संघर्ष में नहीं आता, चुनौती उसके सामने नहीं आती, तब तक पता नहीं चलता कि दरअसल उसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है। राज ठाकरे के सामने चुनौती आई शिवसेना से निकलने के बाद, और साबित हुआ कि उनमें वो दम नहीं है। जो कुछ था वो कलेवर था, आवरण था। जैसे ही शिवसेना से निकले वो आवरण हट गया और असलियत जो है राज ठाकरे की सबके सामने आ गई। दूसरे नेता का नाम है वरुण गांधी। वरुण फिरोज़ गांधी वो लिखते हैं, अपने दादा का नाम लगाते हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं लगाते, नाम भी नहीं लेते उनका, अपने दादा का। लेकिन वरुण गांधी अपने दादा का नाम लगाते हैं, नाम लिखते हैं वरुण फिरोज़ गांधी। अब गांधी परिवार के हैं तो इस देश में तो गांधी सरनेम होना एक बड़ी चीज़ है। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में हैं, गांधी सरनेम भी है और उस नेहरू गांधी परिवार से भी आते हैं। और संजय गांधी के बेटे हैं। संजय गांधी की एक समय बड़ी फॉलोइंग थी कांग्रेस पार्टी में। एक तरह से वो एक समय जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और उनकी मां मेनका गांधी भी राजनीति में। तो मेनका गांधी की बात नहीं करूंगा आज कि वो निकली और क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वरुण गांधी की, जब वो राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं थी जिनको लग रहा था कि हमको हमारा जो है गांधी मिल गया है। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद थी वरुण गांधी से। पढ़ा लिखा है, इस परिवार में पहला पढ़ा लिखा लड़का है जो पढ़कर आया है बाहर से, और जिस तरह की बातें करता है, जो उसमें पोटेंशियल दिखता है, ये आगे चलकर बहुत आगे तक जाएगा। और बहुत कम उम्र में, बल्कि सबसे कम उम्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत प्रभावित थे उनसे, इसी कारण से उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला। और मुझे लगता है कि वो पद मिलना और उनका डिरेल होना दोनों लगभग एक साथ हुआ।
उनके अंदर फिर से वही गांधी परिवार का जो बीमारी है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो आ गया। वो लोगों से कहने लगे, जो लोग मिलने जाते थे उनसे कहते थे कि आपको नहीं लगता कि मैं इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ? तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी मानसिकता क्या थी, सोचते क्या थे। भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में किस तरह से राजनीति होती है, नेता को किस तरह से बढ़ाया जाता है, इसका कोई अंदाज़ नहीं था, शायद वो जानना भी नहीं चाहते थे। इसलिए 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने अपने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया और उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत वहीं से हो गई। उनको लगा कि उनकी जो क्षमता है, उनका जो हक है, बल्कि कहें जो मानते थे कि जो मेरा अधिकार है वो मुझे नहीं मिल रहा है। उनको लगता था कि मेरे नाम के साथ गांधी लगा हुआ है, सरनेम लगा हुआ है, इसका मतलब मैं विशिष्ट हूँ, मेरे साथ अलग तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। पार्टी के बड़े नेताओं को मुझसे अलग अलग स्तर पर बात करना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब तक तो ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब उनको मेरिट पर कसा जाने लगा तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि कलई उतर रही है, दरअसल अंदर कुछ है नहीं। जो कुछ था वो ऊपर पैकेजिंग में ही था। एक बार पैकेजिंग खुली तो फिर अंदर से पता चला कि ये तो सामान ऐसा है जो किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने रास्ता अख्तियार कर लिया भाजपा के खिलाफ बोलने का। सरकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों में जितना वरुण गांधी बोले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने हुए सांसद हैं, कभी विपक्षी नेता बोले होंगे। और उसके बाद उनको लगता है कि पार्टी जो है उनको महत्व देगी, उनको लगता है कि उनको मनाने की कोशिश होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस बात की प्रबल संभावना है कि उनको इस बार पार्टी से टिकट न मिले। तो देखिए, पोटेंशियल होना, देश के तथाकथित सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का सदस्य होना, ये सब काम नहीं आता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में एक ही चीज़ काम आती है कि आपका पब्लिक से कनेक्ट कैसा है, जनता से जुड़ाव कैसा है, वहाँ असर कैसा है। क्या आप खुद अपना चुनाव जीतने और जिताने की स्थिति में हैं किसी को? अगर आप नहीं हैं तो आपकी कोई ताकत नहीं। अगर आप अपना चुनाव जीतने के लिए पार्टी पर और पार्टी के दूसरे नेताओं पर निर्भर हैं तो इसका मतलब आपकी अपनी कोई ताकत नहीं है। जो भी है वो पार्टी ने बना दी है, इसलिए है। पार्टी ने टिकट दे दिया इसलिए आप सांसद बन गए। उन्होंने बीच में कोशिश की कांग्रेस में जाने की। बताते हैं कि प्रियंका वाड्रा जो है उनको थोड़ा मानती हैं, शायद उन्होंने कोशिश की कि आ जाए, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं थे। दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए वरुण गांधी के लिए। उसके अलावा उनके पास जाने के लिए, चूँकि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है और समाजवादी पार्टी में उनका एडजस्टमेंट हो नहीं सकता इस मानसिकता के साथ। वहाँ तो नेता सिर्फ अखिलेश यादव हैं, उसके अलावा कोई नेता होने का क्लेम करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उनके पिता और चाचा ने भी ये देख लिया कि उनका क्या हश्र हुआ, तो इसलिए वहाँ भी कोई जगह नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है आपको पता ही है। तो अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि जाएं तो जाएं कहाँ। वरुण गांधी जो अपनी वास्तविकता, जो अपनी क्षमता, उसका एहसास अगर उनको हो जाता, उसको पहचान कर चलते तो आज बेहतर स्थिति में होते। लेकिन यही कहते हैं, इन्फ्लेटेड ईगो जो होती है ना, वो आदमी को रास्ते से भटका देती है। वो हुआ वरुण गांधी के साथ। तीसरे उस तरह से तो नेता नहीं हैं, लेकिन वो नेता भी हैं, वो पत्रकार भी हैं, वो सेफोलॉजिस्ट भी हैं, वो एनजीओ चलाने वाले भी हैं, समाज सेवी भी हैं, किसान भी हैं और आंदोलन जीवी तो हैं ही। योगेंद्र यादव, उनको अपने बारे में बड़ा गुमान है। उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा काबिल, राजनीति को उनसे ज़्यादा समझने वाला कोई है नहीं। और वो हर जगह बुलाया जाए तो भी, नहीं बुलाया जाए तो भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक सलाह दी थी अरविंद केजरीवाल को, मारकर भगा दिए गए। अरविंद केजरीवाल जब 2015 में सरकार बन गई तो अरविंद केजरीवाल से उन्होंने कहा कि अब आप दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालिए और मुझे पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दीजिए। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि इनका क्या इरादा है, बाहर हो गए। तब से वो उनका जो जहाज़ है वो किनारा ढूंढ रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, बहुत दौरा किया उन्होंने। उस दौरान उनके लेख देखें आप, उस दौरान उनके ट्वीट देखें आप,
सिर्फ एक ट्वीट आपको याद दिलाता हूँ। फरवरी, तारीख मुझे याद नहीं है, फरवरी के महीने की ट्वीट है, उनके ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगी, अब भी है। फरवरी की ट्वीट है कि भाजपा का वोट गाय चर गई। ये सेफोलॉजिस्ट रहे और राजनीति में इतने लंबे समय काम करने वाले योगेंद्र यादव की राजनीतिक समझ का स्तर है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और तथाकथित जो किसान आंदोलन था, उसके जरिए वो अखिलेश यादव का काम कर रहे थे, उनकी नौकरी बजा रहे थे, और रहा भी नहीं गया। अखिलेश यादव हार गए तो उस फ्रस्ट्रेशन में कहा कि हम क्या करें, हम तो पिच तैयार कर सकते हैं, मैदान तैयार कर सकते हैं, उनके अनुकूल पिच बना सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, अगर वो बैटिंग न कर पाए तो हम क्या करें। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ तो आंदोलन कर रहे थे और किसानों के नाम पर जान देने लेने की बातें हो रही थी। लग रहा था कि किसानों का इनसे बड़ा तो हितैषी कोई है ही नहीं, और ये तो अखिलेश यादव का काम कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि व्यक्ति के अंदर क्या है, कितना खोखला व्यक्ति है। हर जगह जहाँ भी पता चले कि कोई आंदोलन हो रहा हो, विषय क्या है इससे मतलब नहीं है, वो पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने एक लेख लिखा, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप में से कोई ये लेख लिखे या इस तरह का विचार व्यक्त करे और उसके बाद फिर उसका क्या रुख होगा, क्या कांग्रेस के साथ वो देखना चाहेगा? लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गए, वहाँ भी सलाह देने गए, लेकिन चली वहाँ भी नहीं। तो उनको एक ठिकाना चाहिए, कोई उनको विधानसभा या लोकसभा में पहुँचा दे, नहीं तो विधान परिषद या राज्यसभा में पहुँचा दे। कोई मिल नहीं रहा है, तो वो डगर डगर जो है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं कि कोई तो हमें जनप्रतिनिधि बना दो। और अपने इर्द गिर्द उन्होंने ऐसा आभा मंडल बनाया कि जैसे वो जहाँ रहेंगे वहीं जीत होगी। वो जिसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, उसके असफल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, वो बता सकते हैं कि राजनीति कैसे होती है, जिसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति कैसे होती है। तीसरे नेता का नाम है चंद्रशेखर रावण। उत्तर प्रदेश के हैं, युवा हैं, बड़े आक्रामक शैली में भाषण देते हैं, सवर्णों के खिलाफ जहर उगलते हैं, एक समय बड़ी तेजी से उभर रहे थे। बहुत से लोगों का मानना था कि वो बहुजन समाज पार्टी का जाटव वोट ले जाएंगे, और कम से कम जो युवा जाटव हैं वो तो उनके साथ चले ही जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक नया बदलाव लाएंगे, दलित राजनीति में एक नया परिवर्तन आएगा, और चंद्रशेखर रावण उसका केंद्र बनेंगे। तो दलित राजनीति में क्रांति लाने की उम्मीद दिखाने वाले चंद्रशेखर रावण, आज उनकी स्थिति ये है, किसी गांव के ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये भी एक तरह से योगेंद्र यादव के छोटे भाई हैं, कहीं भी आंदोलन हो रहा हो ये प्रकट हो जाते हैं, और जितनी तेज़ी से प्रकट होते हैं उतनी ही तेज़ी से वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। अभी तक उनको कोई ठौर ठिकाना मिला नहीं है, कभी इसके साथ हो जाते हैं, कभी उसके साथ हो जाते हैं। अपना कोई आधार नहीं हो तो आप किसी के साथ हो जाइए, कुछ होने वाला नहीं। ज़ीरो अगर ज़ीरो से मिलेगा तो ज़ीरो ही रहेगा। तो वही चंद्रशेखर रावण की स्थिति है कि अपना कोई आधार नहीं है, सिवाय न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए, कुछ साबित नहीं कर पाए। जो पोटेंशियल दिख रहा था, या कहें कि जो पोटेंशियल उनमें दिखाया जा रहा था कि दलित राजनीति में एक नया और युवा चेहरा आया है, वो सब सारी उम्मीदें जो हैं वो तिरोहित हो गई। दलित राजनीति का ही एक बड़ा नाम बनते हुए दिख रहे थे गुजरात के जिग्नेश मेवाणी। एक समय था 2015-16 में, पूरे देश और देश के बाहर भी जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था उसकी डार्लिंग बन गए थे जिग्नेश मेवाणी। उन सबको लग रहा था कि ये हमें जो है जवाब मिल गया है मोदी का, बीजेपी का, उनको जवाब देने का। ये युवा नेता है जो इनसे लड़ सकता है, जो मुकाबला कर सकता है और जीत सकता है। तो देश भर से जो जितने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के कार्यक्रम हो रहे थे उनमें बुलाया जाने लगा, उनका प्रोजेक्शन होने लगा कि बस अब आ गया है ये नया ध्रुव तारा जो है दलित राजनीति का, जो है उसका उदय हो गया है। लेकिन आज जिग्नेश मेवाणी कहाँ हैं, खोजे से भी पता नहीं चलता है। काफ़ी समय तो जेल में बिताया है, लेकिन उसके अलावा भी
आप देश तो छोड़िए, गुजरात के एक जिले के भी नेता नहीं बन पाए। तो इसलिए केवल बातों से और एक विशेष परिस्थिति में कहीं पहुंच जाने पर, उपस्थित हो जाने से आप जो अपनी छवि गढ़ते हैं वो स्थायी नहीं रह पाती है, क्योंकि उसका आधार नहीं होता है। वही हुआ जिग्नेश मेवाणी के साथ। उसी दौर के एक नेता हैं, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को अभी भी लगता है कि वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और सामने उनके समर्थक खड़े हैं। वो पार्टी में बोल रहे हों, वो टेलीविज़न चैनल पे बोल रहे हों, कहीं बोल रहे हों, उनको लगता है कि जो उनके साथ चर्चा कर रहा है, बहस कर रहा है, उसको गाली देना सबसे बड़ी योग्यता है। अगर उसको अपमानित करते हैं, अगर उनको अपशब्द कहते हैं, अगर उनसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ बातचीत में जो शालीनता के दायरे के बाहर है, तो वो इसे अपना सबसे बड़ा गुण समझते हैं और इस पर उनको बड़ा गर्व है। और बहुत से लोगों को है। एक समय उनका भाषण जो हुआ था जेएनयू में, वो मैंने देखा था, लेफ्ट लिबरल पूरे इकोसिस्टम में इस तरह से वायरल हुआ था। और बड़े बड़े समझदार लोग, जिनको समझदार समझते थे, उनमें जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, कि मोदी का जवाब आ गया है। कन्हैया कुमार को मोदी का जवाब जो लोग मानते थे, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको राजनीति की कैसी समझ है, उनको सार्वजनिक जीवन की कैसी समझ है और कितनी समझ है। कन्हैया कुमार कहाँ और नरेंद्र मोदी कहाँ, कोई तुलना नहीं है। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है, बल्कि उससे ज़्यादा पाताल और आसमान का अंतर कहिए। ये वो मानसिकता है जो तिनके का सहारा ढूंढती है डूबते हुए में। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मिल नहीं रहा था, तो ये लगा कि बस कन्हैया कुमार आ गया, ये भाषण सुन लीजिए, मोदी को तो ध्वस्त कर दिया, अब मोदी कहाँ जाएंगे, मोदी बच नहीं सकते। और अभी तक कुछ लोगों को गलतफहमी है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, ज़्यादा दिन तक क्रांतिकारी रह नहीं पाए, सीपीआई में रह नहीं पाए। आजकल सीपीआई के बारे में उनसे पूछ लीजिए तो बड़ा नाराज़ हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे जयराम रमेश ने कहा कि इस यात्रा की उपलब्धि है कन्हैया कुमार, लेकिन अब वो कहाँ है ये जयराम रमेश को पता नहीं, मालूम है कि नहीं। कन्हैया कुमार कहीं खोजे नहीं मिल रहे हैं, न वो अपने गृह राज्य बिहार में दिखाई दे रहे हैं, न वो दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, न देश के किसी और हिस्से में। वो क्या कर रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं है। कोई भी राजनेता सार्वजनिक जीवन में जो भी है वो जाना जाता है सार्वजनिक जीवन में अपनी गतिविधियों से। अगर गतिविधि शून्य हो तो कौन जानेगा आपको। लेकिन कन्हैया कुमार को ये अभी भी मुगालता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं। और आखिर में 7वें नेता हार्दिक पटेल। पाटीदार आंदोलन के समय लगा था कि देश का सबसे युवा नेता उभर रहा है पाटीदारों का, और गुजरात की राजनीति अब बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से पाटीदार छिटक कर अब हार्दिक पटेल के साथ आ जाएंगे। हार्दिक पटेल जिसके साथ जाएंगे उसके साथ पाटीदार गुजरात के रहेंगे। ये माहौल काफ़ी समय तक बना रहा। देश का मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, उसकी डार्लिंग बन गए थे कन्हैया कुमार। इंटरव्यू, बातचीत, प्रोजेक्शन, सब चीज़ें हो रही थी। ऐसा लग रहा था हार्दिक पटेल के रूप में किसी का अवतरण हुआ है। वो हार्दिक पटेल आज कहाँ है मालूम है आपको? आखिरकार जिससे लड़ते हुए अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाना चाहते थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी की शरण में है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जो 155-56 विधायक हैं उनमें से एक हैं। इससे ज़्यादा की उनकी हैसियत नहीं है। तो ये जिन 7 नेताओं की बात की, ऐसे आपको उदाहरण और भारतीय राजनीति में मिल जाएंगे। होता क्या है कि समय विशेष और परिस्थिति विशेष में और स्थान विशेष पर, अलग अलग राज्यों के संदर्भ में कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये लोगों को हर समय उम्मीद रहती है एक परिवर्तन की, नया हो, कुछ बेहतर हो, नया आए। जैसे ही ज़रा सा दिखता है लोग झपट पड़ते हैं कि बस मिल गया। उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करते कि दरअसल इसमें अंदर कुछ है कि नहीं है, कोई तत्व है कि नहीं। बाद में लगता है कि धोखा हो गया, हमसे पहचानने में गलती हो गई। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी नहीं मानते कि उनसे पहचानने में गलती हुई, तो ईश्वर उनको माफ़ करे। लेकिन ये 7 नेता इस बात का उदाहरण हैं कि राजनीतिक दलों को
ऐसे लोगों के उभार के बारे में जरा सतर्कता और धैर्य का प्रदर्शन करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।